अगर आपको शैलो डिबेट्स पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंडिया के फ्यूचर के बारे में केयर करते हैं, तो ये वो बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। इंडिया अब जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर के हिसाब से 3rd। सुनने में इंप्रेसिव लगता है, राइट? लेकिन इन बड़े नंबर्स के पीछे स्टोरी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी 40% से ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन ये जीडीपी में मुश्किल से 18% ही देता है। स्टील और ऑटोमोबाइल्स जैसी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, फिर भी लाखों यंग लोग अच्छी जॉब्स ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और जबकि हमारा सर्विसेज सेक्टर आधी इकोनॉमी को पावर देता है, हर किसी को वो सक्सेस शेयर करने को नहीं मिलती। तो क्या चीज इंडिया को पीछे खींच रही है? कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल्स गैप्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, रीजनल डिवाइड्स और फार्मिंग के लिए मॉनसून पर ज्यादा डिपेंडेंस बस शुरुआत है। करप्शन, ब्लैक मनी, पानी की कमी और कड़े लेबर लॉज इस चैलेंज को और बढ़ाते हैं। वहीं पर सीए अनिल जैन की बुक इंडिया दी डेवलपमेंट डिलेमा काम आती है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने वाली कोई दूसरी बुक नहीं है, ये डीप में जाती है, स्ट्रक्चरल इश्यूज को एनालाइज करती है और रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने की हिम्मत करती है। जैन जिम्मेदारी, मॉडर्न पॉलिसीज और एक यूनिफाइड लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ बोल्ड रिफॉर्म्स, स्मार्ट प्लानिंग और क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस ही इंडिया के पोटेंशियल को सही मायने में अनलॉक कर सकता है। चाहे आप पॉलिसी मेकर हो, स्टूडेंट हो या बस एक क्यूरियस सिटीजन हो, ये बुक आपको इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम कितनी तेजी से ग्रो करते हैं, बल्कि हम इसे कितनी फेयरली, इंक्लूसिवली और सस्टेनेबली करते हैं। इंडिया के फ्यूचर को रीथिंक करने के लिए रेडी है? इंडिया द डेवलपमेंट डिलेमा में डीप डाइव करे और इस बातचीत का हिस्सा बने। यह प्रस्तुति बहाराट द डेवलपमेंट डिलेमा लेखक सीए अनिल कुमार जैन की पुस्तक पर आधारित है। भारत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कमजोर अवसंरचना बार बार रास्ता रोक देती है। क्या बदलना जरूरी है? सड़कें टूटी, रेल भीड़ भाड़ वाली, बिजली अस्थिर, पानी सफाई अधूरी और डिजिटल कनेक्टिविटी में गैप, इन सब का असर विकास और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। प्राचीन भारत में योजनाबद्ध शहर और जल प्रबंधन थे। अंग्रेजों ने रेल और बंदरगाह बनाए, मगर अपने हित के लिए। आजादी के बाद बांध, हाईवे, मेट्रो और स्मार्ट सिटी आए, फिर भी खाई बनी रही। अवसंरचना के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन निवेश कम पड़ता है। बैंक लंबे प्रोजेक्ट्स से कतराते हैं और सरकारी बजट सीमित है। सबसे बड़ा अड़ंगा जमीन अधिग्रहण, केस मुकदमे और धीमी मंजूरियां। इससे सालों की देरी और लागत बढ़ जाती है। जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए विशेषज्ञों की कमी, पुरानी तकनीक और खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ियां क्वालिटी और समय दोनों बिगाड़ती हैं। पर्यावरण और स्थानीय आजीविका की चिंताएं महत्वपूर्ण हैं, पर संवाद और बेहतर डिजाइन न हो तो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। सरकार बदलते ही प्राथमिकताएं बदलें तो अनिश्चितता और बढ़ती है। रेल नेटवर्क बड़ा है, पर भीड़ और सुरक्षा चिंता। सड़क 6.3 मिलियन किमी, पर गुणवत्ता और हाथ से बड़ी समस्या। उड्डयन बढ़ता बाजार, पर हवाई अड्डे भरे और ईंधन महंगा। जलमार्ग सस्ता और हरित, पर गाद और कनेक्टिविटी की कमी से कम उपयोग। पानी की पहुंच बढ़ी, मगर गुणवत्ता और सीवेज ट्रीटमेंट पीछे। स्वच्छता में प्रगति है, पर व्यवहार और रखरखाव चुनौती। बिजली में क्षमता बढ़ी, फिर भी कटौती, क्योंकि डिस्कॉम घाटा और ग्रिड कमजोर। भारतमाला से हाईवे, समर्पित माल गलियारे से रेल फ्रेट, स्मार्ट सिटीज और पीएम गति शक्ति से बेहतर प्लानिंग, जल जीवन मिशन से घर घर नल, आरडीएसएस और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से स्मार्ट और हरित बिजली गति बढ़ रही है। पहला, ज्यादा और स्मार्ट निवेश, पीपीपी, एसेट रिसाइकलिंग, स्थिर कंसेशन। दूसरा, सिंगल विंडो मंजूरी और न्याय संगत मुआवजा। तीसरा, स्किल और तकनीक, बीआईएम, प्रीफैब, आधुनिक सिग्नलिंग, आईटीएस। मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स और पोर्ट तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करें। अक्षय ऊर्जा, बाई स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और जल संरक्षण अपनाएं। ई प्रोक्योरमेंट, ओपन डेटा और प्रदर्शन आधारित भुगतान से पारदर्शिता बढ़ाएं। भारत के पास विजन और प्रोजेक्ट दोनों हैं। अब जरूरत है तेज, पारदर्शी और टिकाऊ डिलीवरी की। बेहतर अवसंरचना मतलब तेज विकास, ज्यादा रोजगार और बेहतर जीवन गुणवत्ता। यह विश्लेषण बहाराट द डेवलपमेंट डिलेमा लेखक सीए अनिल कुमार जैन की पुस्तक से प्रेरित है। भारत के पास विजन और प्रोजेक्ट दोनों हैं। अब जरूरत है तेज, पारदर्शी और टिकाऊ डिलीवरी की। बेहतर अवसंरचना मतलब तेज विकास, ज्यादा रोजगार और बेहतर जीवन गुणवत्ता। भारत, जिसे नदियों का देश कहा जाता है,
यहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां बहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर साल अरबों लीटर मीठा नदी का पानी समुद्र में बहकर खारा हो जाता है और हम प्यासे रह जाते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा जल पैराडॉक्स है। एक ओर गांव-गांव और शहर-शहर पानी की कमी से जूझते हैं और दूसरी ओर इतना कीमती जल व्यर्थ समुद्र में बह जाता है। तो समाधान क्या है? समाधान है नदी जल संचयन। सरल शब्दों में समझें तो नदियों के दोनों किनारों पर रिचार्ज कुएं बनाए जाएं। ये कुएं साल भर नदी का पानी समेटकर जमीन के नीचे फैले विशाल जल नेटवर्क में पहुंचा देंगे। नतीजा यह होगा कि जब नदी समुद्र तक पहुंचेगी तब तक उसका सारा पानी भूमि में समा चुका होगा। इससे होगा क्या? भारत के गांव और शहरों में भूजल स्तर बढ़ेगा। किसान को सिंचाई के लिए साल भर पानी मिलेगा। घरों में 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेगा। उद्योगों को भी स्थायी जल आपूर्ति होगी और खास बात यह कि इसके लिए सरकार पर भारी खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सामाजिक ट्रस्ट और कॉरपोरेट कंपनियां अपने CSR फंड से इन कुओं का निर्माण और प्रबंधन कर सकती हैं। दोस्तों, अगर यह योजना सही तरीके से लागू हो जाए तो भारत का GDP कम से कम 25% तक बढ़ सकता है। कृषि उत्पादन तेज होगा, उद्योग आगे बढ़ेंगे और हर नागरिक की जिंदगी सुधर जाएगी। भारत में पहले भी कई सफल उदाहरण हैं। राजस्थान के जोहड़ और चेक डैम, जिनसे 5 नदियां पुनर्जीवित हुईं। हिवरे बाजार गांव, महाराष्ट्र, जो कभी सूखाग्रस्त था, आज समृद्धि का मॉडल है। मिशन काकतीय, तेलंगाना, जिसने लाखों एकड़ भूमि को पानी दिया। इसी तरह दुनिया में भी उदाहरण हैं। ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग प्रोजेक्ट, इजराइल का नेशनल वाटर कैरियर और अमेरिका का ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम। ये सभी बताते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो नदी जल संचयन से पूरे देश का भाग्य बदला जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हर बूंद को बचाएं, नदियों के जल को संचित करें और भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाएं। यह विचार CA अनिल कुमार जैन की पुस्तक भारत द डेवलपमेंट डिलेमा से लिया गया है, जो Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले बुक्स और अहिंसा फाउंडेशन। भारत द डेवलपमेंट डिलेमा। CA अनिल के जैन की किताब एक अहम सवाल उठाती है, भारत की बढ़ती जनसंख्या और उसका हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर असर। आज भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। ये एक तरफ हमारी ताकत है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी युवा शक्ति है, लेकिन दूसरी तरफ ये समस्या भी है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को संभालना आसान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी। लाखों पढ़े लिखे युवा सही नौकरी के इंतजार में हैं। हमारे शहर भी टूटने लगे हैं। मकान, ट्रांसपोर्ट और सफाई, सब पर दबाव बढ़ रहा है। प्रकृति भी इस बोझ को झेल रही है। जमीन, पानी और जंगल का ज्यादा इस्तेमाल हमें भविष्य में और मुश्किलें देगा। अस्पताल और स्कूल भी भर गए हैं, भीड़ ज्यादा है और क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन समाधान भी है, परिवार छोटा रखो, सबका भला होगा। लड़कियों की पढ़ाई पर जोर दो। जब महिलाएं पढ़ेंगी तो परिवार भी समझदारी से चलेंगे। अच्छी हेल्थ केयर हर गांव और शहर तक पहुंचनी चाहिए और हमें साफ सुथरे शहर और पर्यावरण पर ध्यान देना होगा। सरकार भी कोशिश कर रही है। 1950 में जहां हर औरत औसतन 6 बच्चे पैदा करती थी, आज वो दर घटकर 2 बच्चे रह गई है। फिर भी बिहार और यूपी जैसे राज्यों में अब भी काम बाकी है। चीन ने सख्त 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, लेकिन उससे दूसरी परेशानियां पैदा हुई। भारत को अपनी संतुलित राह ढूंढनी होगी, जहां आजादी भी बनी रहे और परिवार भी छोटे हों। जनसंख्या को सही दिशा देना सिर्फ गिनती की बात नहीं है, यह हमारे भविष्य की गुणवत्ता की बात है। अगर हम इसे संभाल पाए तो यही आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। पुस्तक से भारत द डेवलपमेंट डिलेमा, लेखक CA अनिल के जैन। काला धन, यानी वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, यह भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, अमीर गरीब की खाई बढ़ाता है और विकास की राह रोकता है। काले धन की वजह से सरकार के पास उतने संसाधन नहीं होते कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठीक से खर्च कर सके। इसका सीधा नुकसान आम जनता को होता है। काला धन एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करता है। इससे असली कारोबारियों को नुकसान होता है, विदेशी निवेशक भरोसा नहीं करते और सिस्टम में पारदर्शिता खत्म हो जाती है। काले धन से लड़ाई कई मोर्चों पर करनी होगी। कानून जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कड़ाई से लागू करना जरूरी है। साथ ही आधार, UPI और डिजिटल टैक्स सिस्टम जैसे साधन लेन देन को साफ और ट्रेस करने योग्य बना सकते हैं।
अगर टैक्स व्यवस्था आसान होगी तो लोग खुद टैक्स भरने के लिए प्रेरित होंगे। टैक्स के नियम आसान करना, लोगों को जागरूक करना और ईमानदार टैक्स देने वालों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। सरकारी एजेंसियों जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को और मजबूत बनाना होगा। साथ ही दूसरे देशों के साथ मिलकर विदेशों में छुपाए गए पैसे का पता लगाना होगा। आयकर कानून की धारा 68 और 69 अक्सर छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को नुकसान पहुंचाती है। कई बार असली लेन देन सिर्फ कागजी कमी के कारण काला धन मान लिया जाता है। अगर इन धाराओं में सुधार हो तो घरेलू पूंजी बाहर आएगी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्वैच्छिक घोषणा योजनाएं, 2016 की नोटबंदी, जीएसटी और ब्लैक मनी एक्ट, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी से सब्सिडी में होने वाली चोरी बहुत कम हुई है और सरकार को हजारों करोड़ की बचत हुई। जमीन जायदाद का कारोबार काले धन का सबसे बड़ा अड्डा है। लगभग 30% प्रॉपर्टी डील नकद और अनअकाउंटेड पैसे से होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल जमीन के रिकॉर्ड और वास्तविक बाजार मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी से इस सेक्टर में पारदर्शिता लाई जा सकती है। सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार भी काले धन को बढ़ावा देता है। सख्त कानून, विस्लब्लोअर को सुरक्षा, अधिकारियों की संपत्ति का खुलासा और तेज न्यायिक कार्रवाई से जनता का भरोसा बढ़ेगा। काला धन सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की बीमारी है। इससे लड़ाई लगातार और कई स्तरों पर करनी होगी। कानून, तकनीक, जनजागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ। अगर पारदर्शिता और ईमानदारी को सिस्टम की नींव बना दिया जाए तो भारत एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बन सकता है। भारत अपनी संस्कृति और विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज यह एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, लेकिन एक चीज अब भी हमारी तरक्की की राह में बड़ी दीवार बनी हुई है: पुरानी और कमजोर तकनीक। खेती से लेकर फैक्ट्री, स्वास्थ्य से लेकर सड़कों तक, हर जगह कई जगह पुरानी तकनीक पर काम हो रहा है। खेती में अब भी पुराने औजार और सिंचाई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जिससे किसान मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आय स्थिर नहीं रहती। उधर फैक्ट्रियों की पुरानी मशीनें न तो अच्छे प्रोडक्ट बना पाती हैं और न ही सस्ती कीमत पर, जिसकी वजह से हम दुनिया से पिछड़ जाते हैं। ब्रिटिश काल में कई रिसर्च संस्थान बनाए गए थे, लेकिन उनका मकसद भारत का विकास नहीं बल्कि हमारे संसाधनों का दोहन करना था। आजादी के बाद भारत ने अपने संस्थान खड़े किए: आईएसआरओ, डीआरडीओ, आईसीएआर, आईआईटीज और सीएसआईआर। इन्होंने हमें मंगल मिशन, स्वदेशी मिसाइलें और नई किस्म की फसलें दी। ये हमारी असली उपलब्धियां हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी हैं। रिसर्च के लिए कम पैसा, सरकारी रुकावटें, इंडस्ट्री और रिसर्च के बीच कम तालमेल और लोगों में स्किल की कमी। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन जैसी योजनाएं शुरू की। इनसे इंडस्ट्री को आधुनिक तकनीक मिले, डिजिटल ढांचा मजबूत हो, नए नए स्टार्टअप्स बढ़ें और युवाओं को नई स्किल्स सिखाई जाए। आज गांवों तक डिजिटल इंडिया पहुंचा रहा है। ट्रेनिंग सेंटर और स्किल मिशन लाखों युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, विकसित देशों के मुकाबले अभी भी हमारे पास कम बजट, अधूरी सुविधाएं और डिजिटल ज्ञान की कमी है, लेकिन लगातार सुधारों और निवेश से हम इस दूरी को तेजी से कम कर रहे हैं। अब जरूरत है सबके मिलकर कदम बढ़ाने की, आसान नीतियां, ज्यादा रिसर्च फंडिंग और सरकार उद्योग की साझेदारी। अगर भारत ने आधुनिक तकनीक को अपनाया और नवाचार को बढ़ावा दिया तो हमारी असली ताकत खुलकर सामने आएगी। तभी हम सबका विकास कर पाएंगे और 21वीं सदी में तकनीक के वैश्विक नेता बन पाएंगे। भविष्य डिजिटल है, भविष्य तकनीक से भरा है और भारत इसे लीड करने के लिए तैयार है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक बड़ी समस्या इसके रास्ते में खड़ी है: वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग न होना। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं होते, लागत कई गुना बढ़ जाती है। दिसंबर 2023 तक ही 433 प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी थी। सब्सिडी और वेलफेयर योजनाओं का बड़ा हिस्सा सही जगह तक नहीं पहुंचता। 2023-24 में सिर्फ खाद्य सब्सिडी पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। सार्वजनिक उपक्रम भी भारी बोझ बने हुए हैं। बीएसएनएल ने अकेले 2021-22 में 55,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा झेला। कृषि ऋण माफी और बड़े उद्योगों के लोन राइट ऑन ऑफ से सरकार पर लगातार बोझ बढ़ता है।
पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज माफ कर दिए गए। इन सब का असर यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे जैसे जरूरी क्षेत्रों के लिए संसाधन कम पड़ जाते हैं। लेकिन समाधान भी मौजूद है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को पीपीपी मॉडल से जोड़ना, बजट को परिणाम आधारित बनाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लीकेज रोकना, ये सभी जरूरी कदम हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जीएम जैसी योजनाओं से सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की बचत की है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से बैंकों को राहत मिली है। कल्पना कीजिए अगर एक डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी बने जो सिर्फ संसाधनों के बेहतर उपयोग और नवाचार पर काम करे। इससे भारत का हर रुपया सही जगह लगेगा। भारत के संसाधन सीमित हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझदारी से उपयोग करें तो यही संसाधन हमें एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। यह वीडियो भारत द डेवलपमेंट डिलेमा किताब पर आधारित है, जिसे लिखा है सीए अनिल के जैन ने। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह कड़े नियम और कर संबंधी कंप्लायंसेस भारत के विकास में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। भारत की टैक्स और नियामक व्यवस्था दुनिया की सबसे जटिल व्यवस्थाओं में से एक है। आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, एक्साइज और कई सेस, इन सब की भरमार से व्यवसायों में भ्रम और अकार्यकुशलता बढ़ती है। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद भी बार बार बदलाव और केंद्र व राज्यों के बीच तालमेल की कमी कारोबारियों पर बोझ डालती है। 2017 से 2019 के बीच जीएसटी कानून में ही 370 से ज्यादा बदलाव हुए। इतने बार बार बदलाव से कारोबारियों के लिए भविष्य की योजना बनाना लगभग असंभव हो गया। टैक्स कानूनों की अस्पष्टता के कारण वोडाफोन और केयर्न जैसे विवाद सामने आए, जिसने विदेशी निवेशकों का भरोसा हिला दिया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टैक्स अनुपालन में लगने वाला समय दुनिया की औसत से कहीं अधिक है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए यह और भी मुश्किल है, क्योंकि उनके पास संसाधन कम होते हैं। यह बोझ उनकी ऊर्जा को उत्पादकता और नवाचार से हटाकर कागजी कार्यवाही में फंसा देता है। अनुमतियों में देरी और विभागों के बीच तालमेल की कमी भी बड़ी रुकावट है। अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट जैसे एनरॉन डाभोल और टाटा नैनो इसी कारण अटक गए। ऐसे माहौल से न केवल विदेशी निवेशक दूर रहते हैं, बल्कि देश के उद्यमी भी हतोत्साहित होते हैं। लेकिन समाधान भी है। टैक्स व्यवस्था को सरल बनाना, कानूनों को स्थिर और साफ भाषा में लिखना और कंप्लायंसेस को डिजिटल करना जरूरी है। सभी बदलावों को एक तय तारीख जैसे 1 अप्रैल से लागू करने का नियम बने तो व्यवसायों को स्थिरता मिलेगी। साथ ही उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म, निवेशकों की परामर्श सेवाएं और लोकपाल जैसी व्यवस्था मददगार साबित हो सकती है। अगर भारत अपनी टैक्स और नियामक प्रणाली को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बना सके तो न केवल कारोबार करना आसान होगा, बल्कि देश अपनी असली आर्थिक क्षमता को भी हासिल कर सकेगा। यही राह भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाएगी। यह दृष्टिकोण लिया गया है किताब भारत द डेवलपमेंट डिलेमा से, जिसे लिखा है सीए अनिल के जैन ने। किताब पर आधारित भारत द डेवलपमेंट डिलेमा लेखक सीए अनिल के जैन। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन एक समस्या है जो हमारी रफ्तार को रोकती है, और वह है लगातार ऊंचा बजट घाटा। बजट घाटा मतलब जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए। भारत में यह कमी ज्यादातर कर्ज लेकर पूरी की जाती है। आजादी के बाद से ही घाटे की फाइनेंसिंग का इस्तेमाल सड़कें बनाने, योजनाएं चलाने और संकट में अर्थव्यवस्था संभालने के लिए किया गया। 2020-21 में कोरोना के समय भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% तक पहुंच गया। अब सरकार का लक्ष्य है कि 2050-25 में इसे करीब 5.1% तक लाया जाए। लेकिन लगातार ऊंचे घाटे का असर भी खतरनाक है। महंगाई बढ़ती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, निजी निवेश घटता है, रुपया कमजोर होता है और व्यापार घाटा भी बढ़ जाता है। अमेरिका और जापान जैसे देश बड़े घाटे झेल सकते हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और ब्याज दरें कम हैं। लेकिन भारत के लिए ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि हमें महंगाई और ऊंचे ब्याज दरों का सामना करना पड़ता है। फिर भी घाटे से मिला पैसा योजनाओं, रोजगार, शिक्षा और अस्पतालों पर खर्च हुआ है, जिससे समाज को फायदे भी मिले हैं। सरकार ने घाटे को संभालने के लिए कदम भी उठाए हैं। जीएसटी लागू करना, सब्सिडी में सुधार, सरकारी कंपनियों का विनिवेश टैक्स सुधार और टैक्स टू जीडीपी अनुपात को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य।
आगे के लिए जरूरी है कि सरकार और जनता मिलकर वित्तीय अनुशासन, बेहतर योजनाओं की निगरानी और सही जगह पर खर्च करें। भारत का बजट घाटा हमारी प्रगति का साथी भी रहा है और चिंता का कारण भी। अगर इसे समझदारी से संभाला जाए तो यह देश की असली क्षमता को उजागर करेगा। प्रेरणा स्रोत: भारत द डेवलपमेंट डिलेमा, लेखक सीए अनिल के जैन। नमस्ते, मैं हूं सीए अनिल के जैन, भारत द डेवलपमेंट डिलेमा पुस्तक का लेखक। आज मैं आपसे एक अहम विषय पर बात करने जा रहा हूं: योजना आयोग और नीति आयोग की रणनीति, क्रियान्वयन की चुनौती। आजादी के बाद भारत ने विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं अपनाई। इनका नेतृत्व करता था योजना आयोग। यह मॉडल सोवियत संघ से प्रेरित था। उद्देश्य था तेज औद्योगिक विकास, कृषि सुधार, सामाजिक कल्याण और आत्मनिर्भरता। योजना आयोग ने कई उपलब्धियां दी: उद्योगों की नींव, कृषि में हरित क्रांति, बड़े बड़े बांध और स्टील प्लांट और संस्थान जैसे AIIMS और IITs। लेकिन इसके बावजूद बड़ी कमियां रहीं: लाइसेंस राज और भ्रष्टाचार, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम, नवाचार और प्रतिस्पर्धा की कमी, भारी सब्सिडी और वित्तीय घाटा, क्षेत्रीय असमानताएं और 1996 का बड़ा भुगतान संकट। इसी दौरान दक्षिण कोरिया और चीन तेजी से आगे बढ़े और भारत पीछे रह गया। साल 1991 में हुए आर्थिक सुधार भारत की दिशा बदलने वाले साबित हुए। धीरे धीरे 5 वर्षीय योजनाओं का महत्व घटा और 2012 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का उद्देश्य है राज्यों को ज्यादा भूमिका देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और एक थिंक टैंक की तरह काम करना, न कि फंड बांटने वाली संस्था की तरह। नीति आयोग ने कई अहम पहलें की: अटल इनोवेशन मिशन से उद्यमिता को बढ़ावा, नई शिक्षा नीति 2020, आकांक्षी जिला कार्यक्रम और डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ब्लॉकचेन जैसी नीतियां। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी काफी सुधरी। फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। नीति आयोग के पास वित्तीय शक्तियां नहीं है, नीतियों का क्रियान्वयन और निगरानी कमजोर है, राज्यों से तालमेल की कमी, क्षेत्रीय असमानताएं और जनता की भागीदारी सीमित है। नीतियां कागज पर अच्छी दिखती हैं, पर जमीन पर लागू करना अभी भी मुश्किल है। दुनिया में अमेरिका बाजार आधारित योजना अपनाता है, जबकि चीन ने बाजार सुधारों के साथ राज्य नियंत्रित योजनाएं चलाईं। चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तेज औद्योगिकीकरण और ग्रीन एनर्जी में निवेश करके बड़ी सफलता पाई। भारत भी इससे सीख सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है नीतियों का सही क्रियान्वयन। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ने भारत की विकास यात्रा को दिशा दी। अब समय है कि नीति आयोग केवल सुझाव देने तक सीमित न रहे, बल्कि जवाबदेही और लागू करने की क्षमता पर ध्यान दे। तभी भारत अपनी ऐतिहासिक कमियों को दूर कर एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बन सकेगा। मैं हूं सीए अनिल के जैन। आपका धन्यवाद कि आपने मेरे साथ यह सफर तय किया। अपने विचार जरूर साझा करें। जय हिंद। नमस्ते, मैं सी अनिल के जैन, द डेवलपमेंट डिलेमा किताब का लेखक हूं। आज हम मेरी किताब के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे: भारत की प्रतिबंधात्मक विदेशी मुद्रा प्रबंधन ने कैसे हमारी आर्थिक विकास को धीमा किया है। प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन की चुनौतियां। विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। यह वह मुद्रा है जो किसी देश को वैश्विक स्तर पर सामान और सेवाएं खरीदने बेचने के लिए चाहिए होती है। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FIMA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लंबे समय से इन लेन देन को नियंत्रित करते हैं। हालांकि इन नियमों का मकसद देश के आर्थिक हितों की रक्षा करना है, लेकिन इन्होंने कुछ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पूंजी की सीमित गतिशीलता। 1991 से पहले भारत में विदेशी मुद्रा पर सख्त नियंत्रण था। इसी वजह से हमारी आर्थिक विकास दर सालाना 3.5 टन के आसपास ही थी। 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद जब हमने उदारीकरण शुरू किया तो हमारी जीडीपी विकास दर अगले कुछ दशकों में 6-7% तक बढ़ गई। यह साफ दिखाता है कि पूंजी को मुक्त करने से विकास को बढ़ावा मिलता है। एक और बड़ी चुनौती है वैश्विक एकीकरण में बाधा बनना। जटिल और धीमी मंजूरी प्रक्रियाएं विदेशी निवेश को रोक सकती हैं। 2018 में वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील के बारे में सोचें। यह 16 बिलियन का एक बड़ा अधिग्रहण था, जिसमें नियामक बाधाओं के कारण काफी देरी हुई। या फिर वोडाफोन के निवेश को लें, जिसे पिछली तारीख के टैक्स की मांगों को लेकर लंबे कानूनी संघर्ष का सामना करना पड़ा।
जिससे एक अनिश्चित निवेश माहौल बना। ये घटनाएं सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। चीन, अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे देशों में भी ऐसी ही समस्याएं देखी गई हैं। यह हमें एक महत्वपूर्ण बात पर लाता है, निवेशकों के उत्साह को कम करना। एक जटिल और अपारदर्शी नियामक ढांचा, जैसा कि 1990 के दशक से पहले भारत में लाइसेंस राज के रूप में जाना जाता था, निवेशकों को सावधान बनाता है। यह परिचालन लागत और अनिश्चितता को बढ़ाता है, जिससे संभावित निवेशक दूसरे देशों में चले जाते हैं। अक्षम नीतियों के परिणाम प्रतिबंधात्मक विदेशी मुद्रा नीतियों के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। एक है पूंजी का अक्षम आवंटन। जब सरकार विदेशी मुद्रा को सख्ती से नियंत्रित करती है, तो निवेश बाजार की जरूरतों के बजाय नीतिगत प्राथमिकताओं के आधार पर कम उत्पादक क्षेत्रों की ओर जा सकता है। उदाहरण के लिए, अर्जेंटीना में सख्त नियंत्रण ने अक्सर उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को प्राथमिकता दी, जिससे औद्योगिक विकास रुक गया। इससे अनौपचारिक या काला बाजार भी पैदा हो सकता है, जहां मुद्रा को ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, जिससे आर्थिक विकृतियां पैदा होती हैं। जिम्बाब्वे में अत्यधिक मुद्रास्फीति इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि जब सख्त नियंत्रण के कारण काला बाजार पनपता है, तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ये नीतियां मुद्रा में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। जब सरकारें मुद्रा की प्राकृतिक आपूर्ति और मांग को बाधित करती हैं, तो आधिकारिक और काले बाजार की विनिमय दरों के बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है। अर्जेंटीना, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे सभी ने इसका अनुभव किया है, जिससे आर्थिक अस्थिरता और मुद्रास्फीति हुई है। हालांकि भारत की व्यवस्था अधिक स्थिर है, लेकिन उसे ऐसी अस्थिरता के जोखिम को भी संभालना पड़ता है। भारत के सुधार और उनका प्रभाव अच्छी बात यह है कि भारत अपनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन में सुधार करने में सक्रिय रहा है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं। उदारीकृत प्रेषण योजना LRS 2004 में शुरू की गई इस योजना से निवासियों को सालाना 250,000 तक भेजने की अनुमति मिलती है। इसने भारतीयों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दी है, लेकिन यह हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव डालती है और पूंजी के देश से बाहर जाने की चिंता पैदा करती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए दोहरी मंजूरी मार्ग। यह दो तरफा दृष्टिकोण कुछ क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग का उपयोग करता है, जिसने Amazon और Samsung जैसे वैश्विक दिग्गजों को आकर्षित किया है, जबकि सरकारी मार्ग रक्षा और दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में जांच को बनाए रखता है। FDI सीमा में वृद्धि। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में FDI की सीमा को धीरे धीरे उदार बनाया है। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में FDI की सीमा में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी भी पीछे हैं, जो विदेशी निवेश के असमान वितरण को उजागर करता है। बाहरी वाणिज्यिक उधार नीति ECB। यह नीति भारतीय संस्थाओं को गैर निवासी उधारदाताओं से वाणिज्यिक ऋण लेने की अनुमति देती है। हालांकि यह बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए सस्ता धन उपलब्ध कराता है, लेकिन यह कंपनियों को महत्वपूर्ण विनिमय दर और ब्याज दर जोखिमों से भी उजागर करता है। उदाहरण के लिए 2013 में रुपये के मूल्य में गिरावट ने कई कंपनियों पर पुनर्भुगतान का बोझ बढ़ा दिया था। विदेशी मुद्रा भंडार। इन चुनौतियों के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है। जून 2024 तक यह लगभग 54 बिलियन है, जो लगभग 10 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्तियां, सोना और अन्य उपकरणों का मिश्रण है। हालांकि अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता और इन भंडारों पर कम लाभ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता है। अंत में, भारत की विदेशी मुद्रा नीति एक क्लासिक विकास दुविधा का सामना करती है। अपनी पूरी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए हमें नियामक सुरक्षा उपायों और उदारीकृत विकास के बीच एक संतुलन बनाना होगा। RBI और वित्त मंत्रालय के समन्वय के साथ पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और निवेशक अनुकूल सुधारों को बढ़ावा देना ही आगे का रास्ता है। मैं आपके विचार जानने को उत्सुक हूं। आपको क्या लगता है कि भारत के आर्थिक भविष्य के लिए कौन से सुधार सबसे महत्वपूर्ण हैं? नमस्ते, मैं CA अनिल के जैन डेवलपमेंट डिलेमा किताब का लेखक हूं। आज हम अपने देश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती के बारे में बात करने जा रहे हैं, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और यह भारत के आर्थिक विकास को कैसे रोक रही है।
भारतीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति आजादी के बाद से भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा स्कूल, कॉलेज और छात्र हैं। असल में हमारी साक्षरता दर 1951 में सिर्फ 88% से बढ़कर 2021 में 77% से ज्यादा हो गई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं और उच्च शिक्षा में 4.14 करोड़ छात्र नामांकित हैं। इस प्रगति के बावजूद एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता पीछे छूट रही है। नामांकन ज्यादा है, लेकिन सीखने के परिणाम बहुत खराब हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) जैसी रिपोर्ट दिखाती है कि 5वीं कक्षा के कई बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते हैं या बुनियादी गणित नहीं कर पाते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं है, यह एक बड़ा संकट है। इसके मुख्य कारण तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई मुख्य कारण हैं। अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर। कई स्कूल, खासकर ग्रामीण इलाकों में साफ शौचालय, पीने के पानी और सही डिजिटल उपकरणों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यह सीखने के माहौल और छात्रों की उपस्थिति को प्रभावित करता है। पुराना पाठ्यक्रम। हमारा पाठ्यक्रम अक्सर रटने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि महत्वपूर्ण सोच या समस्या समाधान पर। यह तरीका छात्रों को परीक्षाओं के लिए तो तैयार करता है, लेकिन जीवन या नौकरी के बाजार के लिए नहीं। अयोग्य शिक्षक। योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, खासकर ग्रामीण स्कूलों में। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर अपर्याप्त होते हैं, जिससे शिक्षक आधुनिक शिक्षण विधियों के लिए तैयार नहीं पाते। कुछ क्षेत्रों में 25% तक शिक्षक रोज अनुपस्थित रहते हैं, जो एक बड़ी समस्या है। कम फंडिंग। भारत शिक्षा पर अपने GDP का सिर्फ 3% खर्च करता है, जो अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों से बहुत कम है। यह कम फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षकों के वेतन तक सब कुछ प्रभावित करती है। रटने की प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली का एक समृद्ध इतिहास है। प्राचीन गुरुकुल और बौद्ध प्रणालियों से लेकर जो समग्र विकास और महत्वपूर्ण बहस पर केंद्रित थीं, इस्लामिक शिक्षण केंद्रों तक, जिन्होंने उपमहाद्वीप में नए विषय लाए। लेकिन ब्रिटिश शासन ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की जिसने रटने और प्रशासनिक कौशल को बढ़ावा दिया। आजादी के बाद भले ही हमने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs जैसी संस्थाएं स्थापित की हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिए रटने पर यह जोर काफी हद तक जारी है। इस परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण ने एक बड़ा कोचिंग उद्योग बना दिया है। आज भारतीय शिक्षा क्षेत्र $205 बिलियन से ज्यादा का है और इसका एक बड़ा हिस्सा निजी कोचिंग सेंटरों द्वारा चलाया जाता है, जो छात्रों को JEE और NET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। यह एक स्पष्ट अंतर दिखाता है। हमारी औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली छात्रों को इन बड़ी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं कर रही है, जिससे उन्हें बाहर से मदद लेनी पड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर असर। खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा का नतीजा एक कम कुशल कार्यबल है। इससे कम रोजगार, आय में असमानता और कौशल की भारी कमी होती है। भारतीय स्नातकों में अक्सर व्यावहारिक कौशल और महत्वपूर्ण सोच क्षमताओं की कमी होती है, जिनकी आधुनिक नियोक्ताओं को जरूरत होती है। इससे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है और हमारे आर्थिक विकास की गति धीमी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो, अगर हमारा मानव पूंजी मजबूत नहीं है, तो हमारी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकती। आगे का रास्ता इसे ठीक करने के लिए हमें व्यापक सुधारों की जरूरत है। हमें यह करना चाहिए। शिक्षा बजट बढ़ाएं। हमें शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को अपने GDP के कम से कम 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करें। हमें शिक्षक भर्ती के मानकों को बढ़ाना चाहिए और निरंतर पेशेवर विकास प्रदान करना चाहिए। केंद्रीकृत नियामक निगरानी। एक मजबूत संस्था सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक समान गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। डिजिटल एकीकरण को अपनाएं। हमें अपने स्कूलों को डिजिटल उपकरणों और संसाधनों से लैस करना चाहिए, ताकि एक इंटरैक्टिव, आकर्षक सीखने का माहौल बनाया जा सके। रटने से हटकर महत्वपूर्ण सोच की ओर बढ़े। हमारे पाठ्यक्रम को रचनात्मकता, समस्या समाधान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए फिर से डिजाइन करने की जरूरत है। सरकार ने पहले ही शिक्षा मंत्रालय, UGC, CBSE और NCERT जैसे कई निकाय स्थापित किए हैं। हालांकि उन्होंने प्रगति की है, लेकिन कार्यान्वयन और गुणवत्ता में अंतर की चुनौतियां बनी हुई हैं।
इन प्रणालीगत दोषों को दूर करना सिर्फ हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, अधिक समृद्ध भारत बनाने के बारे में है। यह देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि रटने के बजाय महत्वपूर्ण सोच पर ध्यान केंद्रित करना भारत की पूरी क्षमता को खोलने की कुंजी है? नमस्कार। आज हम भारत द डेवलपमेंट डिलेमा नामक किताब के माध्यम से जानेंगे कि श्रम कानून भारत के आर्थिक विकास में किस तरह बाधा बन रहे हैं और इसमें किस तरह के सुधार किए जा रहे हैं। यह किताब सीए अनिल के जैन द्वारा लिखी गई है। भारत के श्रम कानून ब्रिटिश काल के समय से बने हैं और अब वे बहुत जटिल और कड़े हो चुके हैं। काम पर रखना और निकालना इतना मुश्किल है कि कंपनियां निवेश करने या नया व्यापार बढ़ाने से कतराती हैं। छोटे और मध्यम उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वे या तो नियमों से बचने के लिए अनौपचारिक तरीके अपनाते हैं या फिर अपना व्यापार सीमित रखते हैं। इसकी वजह से करोड़ों लोगों को न स्थायी नौकरी मिलती है, न सुरक्षा या कोई लाभ। हमारे देश के इतिहास में बड़े मजदूर आंदोलनों जैसे बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक, रेलवे स्ट्राइक आदि ने यह दिखाया है कि मजदूर सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के बीच बड़ा टकराव है। यूनियनों ने मजदूरों के लिए कई लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन इससे कई बार उत्पादन ठप हो गया, रोजगार छिन गया और विकास रुक गया। दुनिया के वे देश जहां श्रम कानून अधिक लचीले हैं, जैसे चीन, वहां निवेश ज्यादा होता है और कंपनियां तेजी से बदलाव कर सकती हैं। वहीं भारत में सख्त कानूनों के चलते कारोबार की लागत बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और नए व्यापार की पहल में रुकावट आती है। सरकार ने इस चुनौती को समझते हुए हाल ही में 40 से ज्यादा श्रम कानूनों को मिलाकर 4 मुख्य कोड बनाए हैं: वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी हेल्थ। इन नए कानूनों से नियम सरल हुए हैं, मजदूरों की सुरक्षा बढ़ी है और कंपनियों को औपचारिक रूप से काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें प्रमुख बदलाव हैं: अब 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार से इजाजत लिए बिना छंटनी की सुविधा, नियमों का डिजिटल पालन, असंगठित और गिग वर्कर्स को भी सुरक्षा मिलना, कौशल विकास पर ध्यान ताकि लोगों को नए उद्योगों के लिए तैयार किया जा सके। मजदूर सुरक्षा के साथ साथ व्यापार में आसानी भी जरूरी है। नया कानून संवाद, स्किल ट्रेनिंग और परिवर्तन के समय मजदूरों के लिए सुरक्षा का वादा करता है, साथ ही कारोबार बढ़ाने वालों के लिए रास्ता भी खोलता है। भारत द डेवलपमेंट डिलेमा में यही बताया गया है, अगर भारत अपने श्रम कानूनों को समयानुकूल बनाता है तभी सभी के लिए प्रगति संभव है। मंजिल है सबका विकास, मजदूरों और कारोबार दोनों का। यह थी झलक भारत द डेवलपमेंट डिलेमा से। पढ़ें और समझें भारत के विकास की असली कहानी। यह फिल्म सीए अनिल के जैन की किताब भारत द डेवलपमेंट डिलेमा से प्रेरित है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, फिर भी आज जन्मा एक बच्चा अच्छे स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर जितना उत्पादक हो सकता है, उसका सिर्फ 44% ही होगा। क्यों? कमजोर मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी यानी व्यक्ति का ज्ञान, कौशल, क्षमता और स्वास्थ्य, यही सब मिलकर उसे उत्पादक बनाते हैं। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश बड़ा है, पर सिर्फ संख्या नहीं, गुणवत्ता ज्यादा मायने रखती है। उद्योग तेजी से बदल रहे हैं, पर कई ग्रेजुएट जॉब रेडी नहीं है। लगभग 44% ग्रेजुएट ही अपने क्षेत्र में रोजगार योग्य हैं और 5% से भी कम कार्यबल को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है। नतीजा, डिग्री है, नौकरी नहीं। गुणवत्ता वाला स्कूलिंग हर जगह नहीं है। शहरी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, अनुभवी शिक्षक और टेक्नोलॉजी मिलती है। कई ग्रामीण स्कूल अब भी बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल पहुंच से वंचित हैं। इस फर्क से कौशल और अवसरों में खाई बनती है। सिर्फ तकनीकी स्किल नहीं, संचार, समस्या समाधान और अनुकूलन जैसे सॉफ्ट स्किल भी जरूरी हैं। ये अक्सर नहीं सिखाए जाते, इसलिए नौकरी के लिए तैयारी और करियर ग्रोथ धीमी रहती है। सीखने और काम की बुनियाद स्वास्थ्य है। कुपोषण, कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और रोग, ये सब दिमागी विकास और कार्यक्षमता घटाते हैं। भारत में कुपोषण लगभग 14%, शिशु मृत्यु दर करीब 25 प्रति 1,000 और औसत आयु करीब 70 वर्ष है, कई विकसित देशों से कम। जब वर्कफोर्स के पास सही कौशल और अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता तो प्रति घंटे उत्पादन कम होता है। भारत की प्रति घंटे उत्पादकता जीडीपी घंटा लगभग 7.4 है, जबकि अमेरिका में 26.6 और जर्मनी में 7.6 है। यही हमारी ग्रोथ की छत बन जाती है।
नवाचार को कुशल और रचनात्मक लोग चलाते हैं। कमजोर मानवीय पूंजी R&D, स्टार्टअप्स और टेक अपनाने की रफ्तार कम कर देती है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव धीमा होता है। जब गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य कुछ लोगों को ही मिलता है, असमानता बढ़ती है। हाशिए के समूहों में ड्रॉप आउट ज्यादा, अच्छी नौकरियों तक पहुंच कम, सामाजिक एकजुटता प्रभावित होती है। आज की दुनिया में कौशल सबसे बड़ा लाभ है। अगर मानवीय पूंजी मजबूत नहीं हुई तो निवेश, नवाचार और बाजार हिस्सेदारी में भारत पीछे रह सकता है। भारत ने कई अहम पहलें शुरू की हैं, उम्मीदें बड़ी हैं, पर लागू करने में कुछ कमियां हैं। स्किल इंडिया और PM कौशल केंद्रस, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और उद्योग साझेदारी, पर ट्रेनिंग गुणवत्ता, ग्रामीण पहुंच और प्लेसमेंट में असमानता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, समग्र और लचीले सुधार, पर ज्यादा फंडिंग, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल पहुंच के बिना असर सीमित। एटल इनोवेशन मिशन, 10,000 टिंकरिंग लैब्स, 10,000 स्टार्टअप्स, मगर ग्रामीण संचालन और उद्योग लिंक कमजोर। डिजिटल इंडिया, UPI ने भुगतान प्रणाली बदली, इंटरनेट बढ़ा, पर ग्रामीण कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और डिवाइस पहुंच चुनौतियां। RUSA, राज्य विश्वविद्यालयों का उन्नयन, पर फंड उपयोग और प्रोजेक्ट गुणवत्ता राज्यों में अलग अलग। PM जन धन योजना, 48 करोड़ खाते DBT सफल, पर कई खाते निष्क्रिय और डिजिटल साक्षरता कम। जनसांख्यिकीय लाभांश का ताला खोलने के लिए सबका साथ जरूरी है। शुरुआत से गुणवत्तापूर्ण सीखना, बुनियादी साक्षरता, गणित और शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश, करिकुलम में समस्या समाधान, प्रोजेक्ट्स और स्थानीय अंग्रेजी द्विभाषी दक्षता, नौकरी से जुड़ी स्किल, कोर्स उद्योग के साथ मिलकर बने, अप्रेंटिसशिप बढ़े, जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार, सिर्फ नामांकन नहीं, परिणामों का ट्रैक रखें। हेल्थ फर्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य, मातृ शिशु पोषण, स्कूल हेल्थ चेक मजबूत करें। टेलीमेडिसिन और आशा कार्यकर्ता नेटवर्क से ग्रामीण पहुंच बढ़ाएं। सुरक्षित डिजिटल समावेशन, अंतिम मील ब्रॉडबैंड, किफायती डिवाइस, सामुदायिक डिजिटल लैब्स, साइबर हाइजीन, डेटा सुरक्षा और शिक्षकों छात्रों के लिए AI सहायता सीखने के टूल्स, आजीवन सीखना और मोबिलिटी, अपस्किलिंग पर टैक्स प्रोत्साहन, माइक्रो क्रेडेंशियल्स को डिग्री से जोड़ना, मिड करियर लोगों के लिए करियर सेवाएं और रीस्किलिंग पथ। भारत की चुनौती लोगों की कमी नहीं, उनकी क्षमता खोलने की है। शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिक कौशल और स्वास्थ्य में निवेश, यह सिर्फ सामाजिक नहीं, आर्थिक रणनीति है। फोकस्ड अमल और सार्वजनिक निजी भागीदारी से 045 को अवसर में बदला जा सकता है और अगला दशक समावेशी विकास का बन सकता है। नमस्ते, मैं CA अनिल के जैन, भारत दी डेवलपमेंट डिलेमा पुस्तक का लेखक हूं। आज हम भारत के सामने खड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती, पड़ोसी देशों के साथ जटिल संबंधों के कारण उत्पन्न विकास की दुविधा पर गहराई से चर्चा करेंगे। तनावपूर्ण पड़ोसी संबंध, विकास का बड़ा अवरोध। भारत की आर्थिक प्रगति अक्सर चीन, पाकिस्तान आदि जैसे देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों से प्रभावित होती है। ऐतिहासिक मतभेद, सीमाओं पर विवाद और प्रतिस्पर्धा मजबूत आर्थिक सहयोग में बाधा बनती है। ऊंची व्यापारिक शुल्क दरें, अन्य गैर शुल्क बाधाएं और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से सीमा पार व्यापार जटिल हो जाता है। साथ ही लगातार सुरक्षा चुनौतियों के कारण विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का बड़ा हिस्सा रक्षा में लग जाता है। समाधान, सहयोग की दिशा में कदम इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है। ऐतिहासिक विवाद सुलझाने के लिए कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता देना, व्यापार उदारीकरण और क्षेत्रीय एकीकरण, शुल्कों में कटौती और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से सीमा पार व्यापार के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे संयुक्त प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना, लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी आदान प्रदान, अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य में निवेश, ताकि बाहरी झटकों का कम असर हो। प्रमुख सरकारी पहल, इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने पड़ोसी पहले नीति जैसे कई कदम उठाए हैं। इस नीति के तहत व्यापार समझौतों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन और डिजिटल कनेक्टिविटी द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि नीतियों की असंगत क्रियान्वयन, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, व्यापार असंतुलन और सुरक्षा संबंधी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं।
BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे, चाबहार पोर्ट आदि जैसे कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए हैं। लेकिन अक्सर ये योजनाएं बेतरतीब प्रशासन, राजनीतिक बाधाओं या अन्य देशों के सहयोग की कमी के कारण समय पर पूरी नहीं हो पाती। व्यापार समझौते और विकास सहायता भारत सार्क देशों के लिए साफ्टा और विभिन्न द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का नेतृत्व करता है, जिससे व्यापार शुल्क कम हो और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इनसे व्यापार तो बढ़ा है, लेकिन गैर शुल्क बाधाएं, मानकों की असामंजस्यता और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इसका पूरा लाभ लेने से रोकती है। भारत अपने पड़ोसी देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विकास सहायता भी देता है, लेकिन परियोजना में देरी और समन्वय की कमी अक्सर समस्या बनती है। केस स्टडी, संबंधों का विकास पर असर पाकिस्तान, राजनीतिक तनाव व्यापार और निवेश की संभावना कम करता है। म्यांमार और बांग्लादेश, इंफ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा प्रोजेक्ट्स परिवर्तनकारी हो सकते हैं पर राजनीतिक उठापटक से प्रभावित रहते हैं। चीन, व्यापार बहुत बड़ा पर असंतुलन ज्यादा, विवादों या झटकों का सीधा असर भारतीय उद्योग पर पड़ता है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, पर्यटन, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी की संभावना है, लेकिन अस्थिरता और मतभेद यह बाधित करते हैं। निष्कर्ष, आगे का रास्ता विकास की दुविधा का समाधान असंभव नहीं है। लगातार कूटनीतिक प्रयास, व्यावहारिक व्यापार नीति, प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक साझेदारी से भारत इन कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। समर्पित प्रयासों, आर्थिक मजबूती और दूरदर्शिता के साथ भारत अपने पड़ोस को स्थिरता और साझा समृद्धि की मिसाल बना सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। गहराई से जानने के लिए भारत द डेवलपमेंट डिलेमा अवश्य पढ़ें। भारत अपार संभावनाओं वाला देश जो दुनिया की आर्थिक वृद्धि का बड़ा इंजन बन सकता है। यह प्रस्तुति सीए अनिल के जैन की किताब भारत द डेवलपमेंट डिलेमा से प्रेरित है और इसमें उन बाधाओं पर चर्चा की गई है जो भारत की आर्थिक यात्रा को धीमा कर रही हैं। तो ये रुकावटें क्या हैं? मुख्य रूप से 4 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप यानी सरकारी लाल फीताशाही। जटिल नियम, लंबी मंजूरी प्रक्रिया और उलझी टैक्स व्यवस्था न केवल उद्यमियों को परेशान करती है बल्कि कारोबार की लागत भी बढ़ा देती है। नवाचार, इनोवेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है और कई व्यवसाय मजबूरन असंगठित क्षेत्र में चले जाते हैं। दूसरी चुनौती है वित्तीय पहुंच, एक्सेस टू फाइनेंस। पूंजी जुटाना खासकर छोटे और मझोले उद्योगों के लिए बहुत मुश्किल है। कड़े जमानत नियम, ऊंची ब्याज दरें और जटिल लोन प्रक्रिया अक्सर कारोबार को असफल बना देती है। कई स्टार्टअप्स को तो शुरुआती फंड न मिलने के कारण शुरुआत में ही रुकना पड़ता है। तीसरी रुकावट है कमजोर आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी। खराब सड़कें, भीड़ भरे बंदरगाह और अनियमित बिजली आपूर्ति से लागत बढ़ती है और उत्पादकता घटती है। नतीजा, भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। यहां तक कि आज के डिजिटल युग में भी अर्धशहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी बड़ा अवरोध बनी हुई है। चौथी बड़ी समस्या है कौशल की कमी और असमानता, स्किल शॉर्टेज एंड मिसमैच। शैक्षणिक संस्थान जो पढ़ाते हैं वह अक्सर उद्योग की जरूरतों से मेल नहीं खाता। कंपनियों को कुशल कर्मचारी नहीं मिलते, जिससे कामकाज धीमा पड़ जाता है और नवाचार रुक जाता है। अच्छी खबर यह है कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कई सुधार किए जा रहे हैं, जैसे एकीकृत जीएसटी व्यवस्था और तेज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) प्रक्रिया। डिजिटल इंडिया और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसी पहलें पारदर्शिता और कुशलता दोनों बढ़ा रही हैं। बड़े पैमाने पर चल रहे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत को जोड़ रहे हैं। भारतमाला सड़कों के लिए, सगरमाला बंदरगाहों के लिए और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स माल ढुलाई के लिए। इनसे समय और लागत दोनों घट रहे हैं। इसके साथ ही मुद्रा योजना और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसी योजनाएं व्यवसायों को वित्तीय सहायता दे रही हैं। भारत की क्षमता असीम है, लेकिन तेज आर्थिक रफ्तार बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। सरकार को नियमों को और आसान बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करना होगा और युवाओं के कौशल को बढ़ाना होगा।
तभी ये रुकावटें पूरी तरह हटेंगी और भारत एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और लचीली अर्थव्यवस्था बनेगा। इन चुनौतियों और उनके समाधानों की गहराई से समझ के लिए पढ़िए भारत, द डेवलपमेंट डिलेमा। लेखक सीए अनिल के जैन। भारत के खेतों में आधा कार्यबल जुटा है, लेकिन जीडीपी में योगदान कहीं कम। आखिर क्यों? कृषि का प्रभुत्व व्यापक विकास को धीमा करता है और इसे अवसर में कैसे बदला जाए? यह प्रस्तुति भारत, द डेवलपमेंट डायलेमा, सीए अनिल के जैन पर आधारित है। कृषि ग्रामीण भारत की रीढ़ है। लगभग 50% कार्यबल यहां है, पर जीडीपी में हिस्सा करीब 17%। यह असंतुलन संसाधन और श्रम को कम उत्पादकता में बांध देता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का विस्तार सीमित होता है। 5 संरचनात्मक कारण उत्पादकता को रोकते हैं। खंडित जोत, औसतन 1.08 हेक्टेयर से स्केल और मशीनीकरण मुश्किल। मानसून पर भारी निर्भरता से उत्पादन अस्थिर, जैसे विदर्भ में। पारंपरिक औजार और आधुनिक इनपुट्स तक सीमित पहुंच से पैदावार रुकी रहती है। उर्वरक असंतुलन और भूजल दबाव से मिट्टी की सेहत गिरती है। कमजोर लॉजिस्टिक्स व भंडारण के कारण फसल कटाई के बाद भारी नुकसान, खासकर नाशवंत उपज में। ऊपर से जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण गरीबी और छोटे किसानों में धीमी तकनीक अपनाने की गति वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घटाती है। 30-40% तक के पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान से आय रिसती है। कई छोटे किसान गरीबी रेखा के नीचे हैं। शहरों की ओर पलायन बढ़ता है। ग्रामीण शहरी खाई और कृषि कार्यबल दोनों पर असर पड़ता है। व्यावहारिक किसान नेतृत्व रणनीतियां लचीलापन और आय बढ़ाती है। बीज बैंक व स्थानीय बीज उत्पादन से गुणवत्ता और पैदावार सुधरती है। कंपोस्टिंग, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड से लागत घटती है, मिट्टी सुधरती है। पशुपालन से दूध, अंडे और गोबर खाद के जरिए नियमित आय जुड़ती है। फूड प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग से लेकर जैम, अचार, डेयरी तक वैल्यू कैप्चर करती है और बर्बादी घटाती है। सहकारिता या एफपीओ में मिलकर काम करने से सौदेबाजी शक्ति और बाजार पहुंच कई गुना बढ़ती है। सरकारी पहलकदमियां असर दिखा रही हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संतुलित पोषण, सूक्ष्म सिंचाई से जल दक्षता, एफपीओ और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मजबूत बाजार लिंक और पीकेवीवाई जैसे कार्यक्रमों से ऑर्गेनिक क्षेत्र का विस्तार। आईसीएआर की आर&डी और कृषि विज्ञान केंद्रों की ट्रेनिंग आधुनिक तरीकों को खेत तक ला रही है। जमीन पर असर असमान है। देरी, भ्रष्टाचार और प्रोजेक्ट अड़चनें रोल आउट धीमा करती हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन और बिजली अभी भी अधूरी हैं। आरण बीमा तक सीमित पहुंच और सतत प्रशिक्षण की कमी नई तकनीक अपनाने में बाधा है। जहां बड़े मशीनीकृत खेत और मजबूत लॉजिस्टिक्स हैं, वहां उत्पादकता ऊंची है। भारत को कॉपी पेस्ट नहीं, अनुकूलन करना है। छोटे किसानों को एफपीओ के जरिए जोड़ना, उपयुक्त मशीनीकरण अपनाना और कुशल सप्लाई चेन बनाना। टिकाऊ विकास का रास्ता संतुलित और समावेशी है। एफपीओ और लीजिंग फ्रेमवर्क से एकत्रित खेती, ताकि मशीनीकरण संभव हो। सिंचाई, भंडारण, कोल्ड चेन और ग्रामीण सड़कों में निवेश, ताकि नुकसान घटे। प्रिसिशन फार्मिंग, सूक्ष्म सिंचाई और डिजिटल सलाह से दक्षता बढ़े। फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में वैल्यू भारत में ही जोड़ी जाए। ग्रामीण युवाओं को गैर कृषि कौशल दें, कृषि पर दबाव घटे, आय बढ़े। लक्ष्य कृषि को छोड़ना नहीं, उसे आधुनिक बनाना है और साथ ही उद्योग व सेवाओं को तेज करना है। स्मार्ट नीतियों, मजबूत संस्थाओं और सशक्त किसानों के साथ भारत अपनी विकास दुविधा को विकास लाभ में बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक युवा राष्ट्र जो अभी-अभी औपनिवेशिक जंजीरों से मुक्त हुआ हो, समानता और आत्मनिर्भरता का सपना देख रहा हो। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अर्थव्यवस्था के लिए समाजवादी रास्ता चुना। लेकिन क्या यह सही चुनाव था? आज हम देखेंगे कि भारत का समाजवादी मॉडल बड़े वादों से शुरू हुआ, लेकिन संकट में समाप्त हो गया, और साहसी सुधारों ने सब कुछ कैसे बदल दिया। अंत तक बने रहिए एक राष्ट्र की आर्थिक जागृति की कहानी के लिए। नेहरू का विजन भारत के दर्दनाक अतीत से जन्मा था।
ब्रिटिश शासन ने देश को गरीब, असमानता से भरा और कमजोर औद्योगिक आधार के साथ छोड़ दिया था। सोवियत योजना और गांधी के स्वदेशी से प्रेरित होकर नेहरू को विश्वास था कि राज्य नियंत्रण ही लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने 1950 में योजना आयोग स्थापित किया और 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, जो स्टील, ऊर्जा और परिवहन जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों पर केंद्रित थीं। लक्ष्य एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां सरकार भारी उद्योगों का नेतृत्व करे, आयात प्रतिस्थापन से आत्मनिर्भरता बढ़ाए और भूमि सुधार तथा कल्याण से असमानता दूर करे। यह आदर्श लगता था। समाजवाद धन का पुनर्वितरण, नौकरियां, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने का लक्ष्य रखता था। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत भी इस समाजवादी पैटर्न का समर्थन करते थे और शुरुआती सफलताएं वास्तविक थीं। बांध बने, कारखाने गूंजे और साक्षरता बढ़ी, लेकिन जल्द ही दरारें दिखने लगीं। समाजवादी मॉडल ने अक्षमताएं पैदा की। कुख्यात लाइसेंस राज ने व्यवसाय शुरू करने या विस्तार के लिए अनगिनत अनुमतियां मांगी, जो नवाचार को दबा दिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक उद्यम लालफीताशाही से फूले, जिससे हिंदू विकास दर बनी वार्षिक 3.5% जीडीपी की सुस्त गति। वैश्विक स्तर पर समाजवाद को समान चुनौतियां मिली। सोवियत संघ ने तेजी से औद्योगिकरण किया, लेकिन 1991 में कमी और अतिकेंद्रीकरण से ढह गया। पूर्वी यूरोप 1929 में डोमिनोज की तरह गिरा, रोटी की लाइनों और दमन से थककर। माओ के चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड से अकाल पड़े। केवल 1978 में बाजार सुधारों से उबराव। क्यूबा और उत्तर कोरिया भी अलगाव और ठहराव से जूझते रहे। भारत में टर्निंग पॉइंट 1951 में आया। बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट ने जोरदार प्रहार किया। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 1.2 अरब डॉलर रह गए, केवल 2 सप्ताह के आयात के लिए। गल्फ वॉर से तेल की कीमतें आसमान छू गईं। सोवियत संघ का पतन व्यापार साझेदार के रूप में हुआ और कर्ज 70 अरब डॉलर से अधिक हो गया। भारत डिफॉल्ट के कगार पर था, यहां तक कि IMF को सोना गिरवी रखना पड़ा। ये एक जागृति का संकेत था। उदारीकरण का प्रवेश। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने LPG अपनाया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उन्होंने लाइसेंस राज को ध्वस्त किया, रुपए को 20% डिवैल्यू किया और विदेशी निवेश के द्वार खोले। अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त हो गई, जो निजी उद्यमिता को मुक्त कर दिया। परिणाम परिवर्तनकारी। GDP वृद्धि 6-7% वार्षिक हो गई। विदेशी भंडार 600 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गए। निर्यात फले फूले और टेलीकॉम तथा विमानन जैसे उद्योग प्रतिस्पर्धा से विस्फोटित हो गए। सार्वजनिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला। अधिक स्वायत्तता ने ONGC जैसे PSU को वैश्विक खिलाड़ी बना दिया। राजस्व 48 अरब डॉलर तक पहुंचा। निजीकरण ने चमत्कार किए। सुजुकी के स्टेक के बाद मारुति सुजुकी ने कार बाजार का 50% हिस्सा हासिल किया। टाटा के अधीन VSNL टेलीकॉम दिग्गज बना। एक त्वरित वैश्विक नजर। चीन के सुधारों ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वियतनाम के डोई मोई ने बाजारों को समाजवाद के साथ मिश्रित किया। यहां तक कि स्वीडन जैसे नॉर्डिक देश पूंजीवाद को कल्याण के साथ मिलाकर समानता बिना ठहराव के हासिल करते हैं। भारत का सबक। शुद्ध राज्य नियंत्रण विकास को बाधित करता है, लेकिन स्मार्ट हाइब्रिड समानता और दक्षता को संतुलित कर सकते हैं। तो क्या समाजवाद एक गलत चुनाव था? इसने भारत की नींव रखी, लेकिन गति बनाए रख न सकी। 1991 से सुधारों ने क्षमता को मुक्त किया, फिर भी चुनौतियां बाकी हैं। नौकरशाही बाधाएं, असमान विकास और राजनीतिक देरी प्रगति को धीमा करती हैं। सच्ची गति के लिए भारत को कम लालफीताशाही, डिजिटल दक्षता और द्विपक्षीय सुधार प्रतिबद्धता की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? समाजवाद का भूत या उदारीकरण का वादा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। देखने के लिए धन्यवाद। भारत की आर्थिक यात्रा की खोज में आपका स्वागत है, जो CA अनिल के जैन की गहन किताब द डेवलपमेंट डिलेमा से प्रेरित है। इस वीडियो में हम भारत, हमारे राष्ट्र की प्रगति की खोज पर चर्चा करेंगे और क्यों क्षेत्रीय असमानताएं टिकाऊ वृद्धि के लिए बड़ी बाधा है।
तेजी से बढ़ते महानगरों से लेकर संघर्षरत गांवों तक असमान विकास असंतुलन पैदा करता है, जो हमारी सामूहिक उन्नति को धीमा कर देता है। आइए चुनौतियों और समाधानों को समझें। भारत की क्षेत्रीय असमानताएं बहुत गहरी हैं। जीडीपी में महाराष्ट्र RS 31 लाख करोड़ के साथ आगे है, जबकि बिहार RS 8.5 लाख करोड़ पर पीछे। यह अंतर बाजार विस्तार और संसाधन साझा करने को सीमित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर साफ दिखता है। गुजरात के बंदरगाह और राजमार्ग उद्योग को बढ़ावा देते हैं, लेकिन बिहार की खराब सड़कें और बिजली की कमी निवेश को रोकती हैं। मानव विकास सूचकांक भी यही कहानी बताता है। केरल शिक्षा और स्वास्थ्य में शीर्ष पर 0.752 के साथ, जबकि बिहार का 0.5। रोजगार शहरों जैसे मुंबई और बेंगलोर में केंद्रित है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रवास को बढ़ावा देता है, जहां बेरोजगारी 11% तक है। सरकारी खर्च में बड़ा फर्क। महाराष्ट्र का R से 5.47 लाख करोड़ बजट अरुणाचल प्रदेश के RS 29,000 करोड़ से कहीं ज्यादा। कृषि भी प्रभावित। पंजाब की सिंचाई उपज बढ़ाती है, जबकि झारखंड की बिखरी जमीनें पीछे रह जाती हैं। ये असंतुलन उत्पादकता कम करते हैं, शहरों में भीड़ बढ़ाते हैं और वृद्धि को धीमा करते हैं। ये असमानताएं आर्थिक विकास को कई तरीकों से रोकती हैं। आय और शिक्षा के अंतर कार्यबल को कमजोर करते हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी निवेशकों को डराती है। सामाजिक अशांति फैलती है, जैसे तेलंगाना का राज्यहुड आंदोलन या पंजाब के किसान विरोध, जो आपूर्ति श्रृंखला और स्थिरता को बाधित करते हैं। ब्रेन ड्रेन प्रतिभा को खाली करता है। बिहार इंजीनियर और डॉक्टर खो देता है शहरी केंद्रों को, जो उन शहरों के संसाधनों पर दबाव डालता है और स्थानीय प्रगति को रोकता है। कुल मिलाकर ये असमानता, अशांति और अक्षमता पैदा करती है, जो भारत की क्षमता को सीमित करती है। इन अंतरालों को पाटने के लिए रणनीतियां हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, उच्च बेरोजगारी वाले राज्यों के लिए PMKVY जैसे स्किल प्रोग्राम और स्थानीय समाधानों के लिए विकेंद्रीकरण। समावेशी नीतियां बढ़ावा दें। झारखंड में उद्योगों के लिए टैक्स छूट। छत्तीसगढ़ में बेहतर सिंचाई। सरकार कार्रवाई कर रही है। फाइनेंस कमीशन गरीब राज्यों जैसे बिहार को ज्यादा हिस्सा देता है। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड 258 जिलों में सड़कें और नौकरियां बनाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पूर्वोत्तर राज्यों की मदद करता है, जबकि PMKKY खनन फंड से ओडिशा और झारखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देता है। MGNरेगा और भारत नेट जैसे कार्यक्रम ग्रामीण कनेक्टिविटी और रोजगार सुनिश्चित करते हैं। क्षेत्रीय असमानताएं भारत को चुनौती देती हैं, लेकिन लक्षित कार्रवाई से हम समावेशी वृद्धि ला सकते हैं। जैसा CA अनिल के जैन द डेवलपमेंट डिलेमा में बताते हैं, हर क्षेत्र की क्षमता खोलना भारत की समृद्धि की कुंजी है। आइए एकजुट और समान भविष्य बनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। भारत की अर्थव्यवस्था एक ताकतवर मशीन है, जो $5 ट्रिलियन के सपने की ओर तेजी से दौड़ रही है। लेकिन अंधेरे में छिपा एक चुपचाप तोड़फोड़ करने वाला है भ्रष्टाचार। इस अध्याय में पुस्तक भारत द डेवलपमेंट डायलेमा से लेखक CA अनिल के जैन द्वारा हम देखेंगे कि कैसे सामान्य भ्रष्ट तरीके जैसे रिश्वतखोरी, उगाही, धोखाधड़ी, गबन, भाई भतीजावाद, बोली धांधली और मनी लॉन्ड्रिंग आर्थिक विकास को बाधित कर रहे हैं, संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और असमानता को और गहरा कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे की देरी से लेकर चुराए गए सरकारी पैसे तक, भ्रष्टाचार सिर्फ धन नहीं चुराता, यह भारत का भविष्य चुराता है। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र को जोर से मारता है। बुनियादी ढांचे में रिश्वत से परमिट में देरी होती है, जिससे सड़कें और पुल रुक जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमीशन देती हैं, जो लागत बढ़ाती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मार देती है। सेवा क्षेत्र जैसे होटल व्यवसाय में गुप्त पैसे से लाइसेंस जल्दी मिलते हैं, लेकिन विश्वास टूट जाता है। ये तरीके शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधन चुराते हैं, जो हमारी मानव शक्ति को कमजोर करते हैं और वैश्विक स्तर पर हमारी ताकत घटाते हैं। परिणाम भयानक हैं। पहला, सरकारी संसाधनों का भारी नुकसान। कल्याण योजनाओं के पैसे चोरी हो जाते हैं, जो उत्पादकता को लंगड़ा कर देते हैं। दूसरा, निवेश का माहौल बिगड़ जाता है। विदेशी और घरेलू निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं, जिससे विदेशी निवेश घटता है
और उद्योगों का विकास रुक जाता है। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की गुणवत्ता गिर जाती है, जो मानव क्षमता को कमजोर करती है। चौथा, व्यवसायों पर रिश्वत से लागत आसमान छूती है, जो भारत को वैश्विक बाजार में कमजोर बनाती है। पांचवां, यह असमानता बढ़ाता है, जहां अमीर लोग फायदा उठाते हैं और गरीब और पीछे छूट जाते हैं। और छठा, संस्थाओं पर विश्वास टूट जाता है, जिससे टैक्स चोरी और नियम तोड़ना बढ़ जाता है। संक्षेप में, भ्रष्टाचार संभावनाओं को खतरे में बदल देता है। भारत का 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रैंक 180 देशों में 13वां, स्कोर सिर्फ 29, वैश्विक औसत 46 से कम। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2022 में 677 मामले दर्ज किए, लेकिन दोष सिद्धि सिर्फ 29% है और मामले 7-10 साल तक लटकते हैं। प्रमुख स्कैंडल कहानी बताते हैं। 1948 का जीप स्कैंडल ने स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार की शुरुआत की। 1987 का बोफोर्स हथियार सौदा लाखों के कमीशन उजागर किया। आगे बढ़े 2008 के 2G स्पेक्ट्रम स्कैम पर, जो अरबों का नुकसान हुआ। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की महंगाई, 2012 कोलगेट की कोयला आवंटन धांधली और हाल के फ्रॉड जैसे 2018 का नीरव मोदी पीएनबी चोरी और 2020 का येस बैंक संकट। ये अलग थलग नहीं, ये सिस्टम की कमजोरियां हैं, जो वित्तीय गड्ढे और जनता का विश्वास तोड़ती हैं। भारत लड़ रहा है कानूनों से, जैसे 1988 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 में संशोधित रिश्वत देने वालों के लिए, 2013 का लोकपाल अधिनियम स्वतंत्र जांच के लिए, 2014 का व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम और 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता के लिए। डिजिटल इंडिया और जीएसटी मानवीय संपर्क कम करते हैं, फिर भी चुनौतियां बनी हैं। कम दोष सिद्धि, अदालती देरी, राजनीतिक हस्तक्षेप और कमजोर व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा। वैश्विक रूप से भ्रष्टाचार हर जगह है, जैसे अमेरिका का 2001 एनरॉन पतन या ब्राजील का पेट्रोलियस स्कैंडल। लेकिन सिंगापुर और डेनमार्क जैसे देश मजबूत प्रवर्तन से चमकते हैं। स्वतंत्र एजेंसियां, कड़े दंड और डिजिटल पारदर्शिता, भारत इनसे सीख सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्रवाई चाहिए, तेज अदालतें, न्याय के लिए मजबूत व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा, सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियां, कड़े दंड, संपत्ति जब्ती के साथ और ई गवर्नेंस, रियल टाइम पारदर्शिता के लिए। अधिकारियों के संपत्ति खुलासे अनिवार्य करें और जागरूकता अभियान चलाएं। कानूनों पर जन शिक्षा नागरिकों को ताकत देगी। निष्कर्ष में, भ्रष्टाचार अपरिहार्य नहीं, यह एक विकल्प है जिसे हम बदल सकते हैं। कानून मजबूत करके, ईमानदारी बढ़ाकर और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर भारत समान विकास खोल सकता है। बदलाव का समय अब है। आप क्या भूमिका निभाएंगे? क्या आप सच में ईमानदार हैं? अब खुद से पूछें, क्या आप वाकई भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं? क्या आप या आपके परिवार ने कभी भ्रष्टाचार में मदद की है, बेईमानी, रिश्वत या भाई भतीजावाद के माध्यम से? अगर हाँ, तो दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद करने का हमारा क्या अधिकार है? बदलाव कार्यालयों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों और हमारे कर्मों में शुरू होता है। चलो प्रतिज्ञा करें, ईमानदार भारत मेरी शुरुआत से। भारत 1.4 अरब से अधिक सपनों का देश एक चुपचाप संकट का सामना कर रहा है। बेरोजगारी, आर्थिक विकास औसतन 6 से 7% होने के बावजूद बेरोजगारी दर 6-7% पर टिकी हुई है, जबकि युवाओं में यह 20% से ऊपर है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह समावेशी विकास की बाधा है, जो गरीबी, असमानता और सामाजिक अशांति को बढ़ावा देती है। शहरी स्नातकों से लेकर ग्रामीण मजदूरों तक लाखों लोग हाशिए पर हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता को रोकते हैं। आज हम बेरोजगारी की स्थिति, उसके कारणों, सरकारी प्रयासों और आगे के रास्तों पर चर्चा करेंगे। तस्वीर उदास है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के ऐतिहासिक आंकड़ों से उतार चढ़ाव पता चलता है। 2014 में 5.4% से 2020 में महामारी से बढ़कर 8% और 2023 में 10.5% की छोटी कोविड-19 ने अनौपचारिक क्षेत्रों को तबाह कर दिया। कम कुशल मजदूरों की नौकरियां छीन ली। क्षेत्रीय रूप से असमानताएं स्पष्ट हैं। राजस्थान में 23 से मार्च 25 और हरियाणा में 22.9% संघर्ष कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़
0.8% और असम 0.4% 2022 तक बेहतर है। शहरी ग्रामीण विभाजन और लिंग असमानताएं इसे और खराब करती हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी सिर्फ 21% है और कौशल असंगति के कारण 33% स्नातक बेरोजगार हैं। यह क्यों बनी हुई है? तेज जनसंख्या वृद्धि हर साल 1.2 करोड़ नई नौकरियां मांगती है, लेकिन सृजन पिछड़ रहा है। कौशल असंगति शिक्षित युवाओं को कम उपयोग वाले कार्यों में धकेल देती है। कई इंजीनियर टैक्सी चलाते हैं। संरचनात्मक समस्याएं जैसे कठोर श्रम कानून और ठहरावपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र जीडीपी का केवल 15% विकास को रोकते हैं। 80% से अधिक मजदूर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बिना सुरक्षा के काम करते हैं, जबकि आर्थिक मंदी और गिग इकोनॉमी असुरक्षा बढ़ाती है। ये कारक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए कम रोजगार के चक्र में फंसा देते हैं। सरकार साहसिक पहलों से लड़ रही है। 2015 में लॉन्च स्किल इंडिया ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रमों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 24% प्लेसमेंट दर है। एमजीएनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना 100 दिनों का काम गारंटी देता है। 2024-25 में 27.60 करोड़ व्यक्ति दिन रोजगार उत्पन्न किया और 25% महिलाओं को सशक्त बनाया। हालांकि 45% मजदूरों को मजदूरी विलंब का सामना करना पड़ता है। स्टार्टअप इंडिया ने 84,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है, जो 8 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर चुके हैं, जैसे ओला 20 लाख ड्राइवर नौकरियां और स्विगी 2 लाख डिलीवरी भूमिकाएं। अन्य प्रयास भी चमकते हैं। नेशनल करियर सर्विस ने अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ प्लेसमेंट किए हैं, जो 9.5 करोड़ जॉब सीकर्स को सेवा देती है। श्रम कोड सुधार 29 कानूनों को 4 में समेकित करते हैं। विनिर्माण और आईटी में औपचारिक नौकरियां बढ़ाते हैं। 2021-22 में 1.5 लाख भूमिकाएं जोड़ी। एमएसएमई योजनाएं जैसे एमुड्रा ने आरएसटो 15.75 लाख करोड़ आरण वितरित किए हैं, जो पीएमईजीपी के माध्यम से 54 लाख नौकरियां पैदा कर रही हैं। 2000 से एफडीआई प्रवाह 941 अरब पहुंचा है, जो आईटी और ऑटो में लाखों नौकरियां पैदा कर रहा है, जबकि अटल पेंशन योजना 6 करोड़ असंगठित मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अनौपचारिक वर्चस्व, लिंग असमानताएं, ग्रामीण शहरी अंतराल और एमजीएनरेगा भ्रष्टाचार जैसे कार्यान्वयन बाधाएं प्रगति को धीमा करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे आईएलओ मानकों में सहायता करते हैं, लेकिन प्रवर्तन शक्ति की कमी है। श्रम गतिशीलता, कौशल पुनर्वितरण और रेमिटेंस प्रदान करती है, लेकिन ब्रेन ड्रेन का जोखिम है। यूएन और आईएलओ बेहतर डेटा और समन्वय के लिए दबाव डालते हैं, फिर भी विकासशील देशों में संरचनात्मक मुद्दे बने रहते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए भारत को योजनाओं का समेकन, जवाबदेही और सरकार, निजी क्षेत्र तथा सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग की जरूरत है। कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्यमिता और समावेशी नीतियों को प्राथमिकता दें। दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से बेरोजगारी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है, न रोक सकती है। भारत का भविष्य इसी पर निर्भर है। जब आसान कर्ज एक चुपचाप संकट बन जाता है तो क्या होता है? भारत में बढ़ता प्राइवेट डेब्ट विकास को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन वित्तीय कमजोरी को भी गहरा कर रहा है। प्राइवेट डेब्ट में व्यक्ति और व्यवसायों द्वारा पारंपरिक बैंकों के बाहर लिया जाने वाला कर्ज शामिल है। एनबीएफसी, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और अनौपचारिक साहूकारों के जरिए यह खपत, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। लेकिन जब यह अनियंत्रित बढ़ता है तो यह परिवारों, कंपनियों और अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। ग्रामीण भारत में कुल क्रेडिट आरएस 18-20 लाख करोड़ का अनुमान है, जिसमें लगभग 40% परिवार अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ब्याज दरें 24% से 60% प्रतिवर्ष तक हो सकती है। इसी बीच 2023 तक एनबीएफसी की संपत्ति आरएस 45 ट्रिलियन हो गई। P2P प्लेटफॉर्म लगभग 350 बढ़े और अनौपचारिक साहूकारों की संख्या 500,000 अनुमानित है। यह पारंपरिक बैंकों के बाहर तेज विस्तार का प्रमाण है। परिवार पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आय के अंतर को भरने के लिए बढ़ा रहे हैं, खासकर कोविड-19 के बाद। कई एमएफआई और अनौपचारिक उधारदाताओं से कई लोन लेते हैं, जिससे डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता है। एमएफआई और P2P पहुंच बढ़ाते हैं, लेकिन उच्च दरों पर, औसतन 18% और 14%,
जबकि बैंकों में लगभग 9%। ग्रामीण इलाकों में अनौपचारिक साहूकार ऊंची दरें वसूलते हैं, जो परिवारों को कर्ज के जाल में धकेलते हैं। जब उधार उच्च लागत वाले प्राइवेट क्रेडिट की ओर मुड़ता है, तो यह विनिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे उत्पादक क्षेत्रों के लिए उधार को विस्थापित कर सकता है। छोटे उद्यमों को कठिन चुनाव करना पड़ता है, महंगे P2P या NBFC लोन लें या विस्तार रोकें। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ब्याज दायित्व छोटे कालिक फैसलों को लंबे कालिक निवेश पर हावी कर देते हैं। उच्च अनौपचारिक दरें RBI की दर कटौती को कमजोर करती है। समानांतर क्रेडिट बाजार मौद्रिक संचरण को कमजोर करता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण को जटिल बनाता है और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, जिससे नीति कम प्रभावी होती है और असमानता बढ़ती है। फर्क साफ है, अनौपचारिक क्रेडिट बैंक लोन से कई गुना महंगा हो सकता है। एक छोटे दुकानदार या किसान के लिए 30% का लोन लगातार तनाव का कारण बन सकता है। कर्ज चुकाने पर विकास, शिक्षा या मजबूती में निवेश करने के बजाय वित्तीय समावेशन जनधन और मुद्रा के जरिए बढ़ा है। MFI 24% की सीमा पर काम करते हैं। नियामक गलत प्रथाओं पर मुकदमे चला रहे हैं, लेकिन विशाल अनौपचारिक नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन कठिन है। कई खाते निष्क्रिय हैं और लोन की गुणवत्ता की समस्याएं बनी हुई हैं। NBFC, P2P और अनौपचारिक उधार पर निगरानी मजबूत करें। निष्पक्ष मूल्य निर्धारण और शिकारी प्रथाओं को रोकें। कर्ज पुनर्गठन और दिवालिया प्रक्रियाओं को तेज और उधारकर्ता अनुकूल बनाएं, ताकि डिफॉल्ट और फैलाव कम हो। कर्ज के विकल्प बढ़ाएं। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार, इक्विटी और वेंचर फंडिंग को गहरा करें, ताकि कंपनियां अधिक उधार न लें। वित्तीय साक्षरता बढ़ाएं। सावधानीपूर्वक कर्ज से आय अनुपात सेट करें और तुलना टूल्स को बढ़ावा दें, ताकि उधारकर्ता समझदारी से चुने। समावेशी सतत विकास को प्राथमिकता दें। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और नवाचार के लिए औपचारिक क्रेडिट को निर्देशित करें, ताकि उच्च लागत वाले लोन पर निर्भरता कम हो। प्राइवेट डेब्ट विकास को शक्ति दे सकता है, लेकिन बिना रक्षक रेलिंग के यह अस्थिरता को बढ़ावा देता है। मजबूत नियमन, स्मार्ट क्रेडिट विकल्पों और वित्तीय शिक्षा से भारत क्रेडिट को सतत समावेशी विकास का ड्राइवर बना सकता है।